अमावस्या की वो काली रात थी। मेरे पति राकेश को गुजरे हुए आज पूरा 1 महीना हो गया था। तभी मेरे बंद दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई। कौन? मैंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस दरवाजे के नीचे से हवा का एक ठंडा झोंका आया, जिससे लालटेन की लो फड़फड़ाने लगी। फिर आवाज आई, एक ऐसी भारी और दर्द भरी आवाज जिसे सुनकर मेरा खून जम गया। कोमल, दरवाजा खोल, मुझे प्यास लगी है। वो आवाज, वो मेरे मरे हुए पति राकेश की थी। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैं कांपते हुए उठी और दरवाजा खोला। सामने अंधेरे में एक साया खड़ा था। वो धीरे धीरे उजाले में आया। मेरा छोटा देवर विक्रम था। उसकी आंखें चढ़ी हुई थी, बाल बिखरे थे और वो पसीने में तरबतर था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो विक्रम नहीं, कोई और हो। विक्रम, तुम? और ये कैसी आवाज? उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। वो सीधा अंदर आया और उसने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। विक्रम नहीं, मैं राकेश हूं कोमल। उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया। मेरी आत्मा भटक रही है। मुझे मुक्ति नहीं मिली। मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई थी। उसने मुझे जमीन पर बिछे गद्दे पर गिरा दिया और मेरे ऊपर आ गया। तुझे मुझे एक वारिस देना होगा कोमल, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं चिल्लाना चाहती थी, उसे धक्का देना चाहती थी, पर उस पल मेरे अंदर का डर और मेरे पति के लिए मेरा वो पुराना प्यार सब आपस में उलझ गया। क्या सच में मेरे पति मेरे देवर के शरीर में आ गए थे, या ये हवस का कोई गंदा खेल था? उस रात हवेली की उस काल कोठरी में जो हुआ, उसने पवित्रता और पाप के सारे फर्क मिटा दिए थे। दोस्तों, उस रात मैं उस हाल तक कैसे पहुंची और उस आत्मा के पीछे का खौफनाक सच क्या था, ये जानने के लिए आपको मेरे अतीत के पन्नों को पलटना होगा। मेरा नाम कोमल है। 2 साल पहले मेरी शादी इस गांव के सबसे रईस जमींदार परिवार में हुई थी। हवेली बड़ी थी, पर दिल छोटे थे। मेरे पति राकेश मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर वो अक्सर बीमार रहते थे। शादी के 2 साल बाद भी हमारी कोई औलाद नहीं थी। सास ताने मारती थी, पर राकेश हमेशा मेरा बचाव करते। फिर वो मनहूस दिन आया। राकेश को खेत पर दिल का दौरा पड़ा और वो मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। एक विधवा की जिंदगी जिंदा लाश से बदतर होती है, ये मैंने महसूस किया। रंगीन साड़ियां, चूड़ियां, बिंदी सब उतर गया। मुझे सफेद साड़ी पहनाकर घर के सबसे कोने वाले कमरे में डाल दिया गया। उस बड़े घर में अगर कोई मेरी तरफ देखता भी था, तो वो था मेरा देवर विक्रम। विक्रम अभी जवान था। शहर से पढ़ाई छोड़कर गांव आया था। राकेश के मरने के बाद सारी जिम्मेदारी और सारी जायदाद उसी के नाम होने वाली थी। शुरुआत में विक्रम मुझे भाभी कहता था। मुझे लगा कि कम से कम एक इंसान तो है जो मेरा सम्मान करता है। पर राकेश की 13वीं के बाद विक्रम बदलने लगा। मैंने नोटिस किया कि वो मुझे छिप छिप कर देखता है। जब मैं तुलसी को जल देने जाती, तो वो अपनी खिड़की से मुझे घूरता रहता। उसकी नजरों में अब सम्मान नहीं था, एक अजीब सी भूख थी। एक दिन मैं रसोई में थी। वो पानी पीने के बहाने आया। मैं नीचे बैठकर आटा गूंथ रही थी। मेरा पल्लू थोड़ा हट गया था। विक्रम मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। भाभी, भैया के जाने के बाद आप कितनी कमजोर हो गई हैं, उसने कहा। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसका स्पर्श वो किसी देवर का स्पर्श नहीं था। उसकी उंगलियां
मेरे ब्लाउज की किनारी को छू रही थी। मैं झटके से खड़ी हो गई। विक्रम, अपनी हद में रहो। वो डरा नहीं, वो मुस्कुराया, एक बहुत ही गंदी और ढीठ मुस्कान। हद तो भैया के साथ चली गई भाभी, अब तो बस सरहदें बची हैं और उन्हें पार करने में मुझे बड़ा मजा आता है। मैं वहां से भाग गई। मैंने सास को बताना चाहा, पर सास तो अपनी ही दुनिया में थी। उन्हें बस अपनी जायदाद और वारिस की चिंता थी। अरे वो बच्चा है, तूने ही कुछ इशारा किया होगा, उन्होंने मुझे ही डांट दिया। अब मैं उस घर में असुरक्षित महसूस करने लगी थी। गांव में बातें फैलने लगी कि राकेश की आत्मा हवेली में भटक रही है। नौकरों ने कहा कि उन्हें रात को राकेश के चलने की आवाज आती है। सास ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूरे घर में धुआं किया और कहा, राकेश बाबू की कोई इच्छा अधूरी है, वो अपनी पत्नी के पास आना चाहते हैं। मैं डर से कांप रही थी। उस रात के बाद विक्रम ने अपना खेल शुरू किया। एक रात मैं सो रही थी, मुझे लगा मेरे पैरों को कोई छू रहा है। मैंने आंखें खोली। विक्रम मेरे पैरों के पास बैठा था। क्या कर रहे हो? मैं चीखी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पथराई हुई थीं। कोमल, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। उसकी आवाज वो बिल्कुल राकेश जैसी थी। वही भारीपन, वही बोलने का तरीका। मैं जम गई। राकेश? हाँ कोमल, विक्रम के शरीर में मुझे बहुत घुटन हो रही है, पर मैं क्या करूं? मुझे तुझे देखना था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटी। डरो मत, मैं तुम्हारा राकेश हूं। उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा। देख, मेरा दिल तेरे लिए ही धड़क रहा है। उस पल मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा मेरे पति वापस आ गए हैं। उस रात उसने मुझे कुछ नहीं किया, बस मेरे पास लेटा रहा, मुझे सीने से लगाकर। मुझे उस स्पर्श में, उस खुशबू में राकेश महसूस हुए। अगली सुबह विक्रम बिल्कुल नॉर्मल था। उसे रात की कोई बात याद नहीं थी। भाभी, मैं आपके कमरे में आया था क्या? मुझे बहुत सिरदर्द हो रहा है, उसने मासूमियत से कहा। मैं उलझन में थी। क्या विक्रम सच में पोजेस्ड है? दोस्तों, एक अकेली विधवा औरत जिसे अपने मरे हुए पति की याद सता रही हो, उसके लिए यह समझना कितना मुश्किल होता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या खेल खेल रहा है। मेरी भावनाओं के साथ एक बहुत गंदा खेल खेला जा रहा था। अगर आपको लगता है कि अंधविश्वास के नाम पर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना पाप है, तो इस कहानी को 8 लाइक जरूर करें। आपका 8 लाइक मुझे इस सच को सामने लाने की ताकत देगा। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ने लगा। हर दूसरी रात विक्रम पर सवारी आती और हर बार वो मेरे करीब आने की कोशिश करता। वो कहता, कोमल, मेरी अधूरी इच्छा पूरी कर दे, हमारे वंश को आगे बढ़ा दे। मैं खुद नहीं कर पाया, अब विक्रम के जरिए करना चाहता हूं। मैं मना करती, रोती। ये पाप है राकेश, ये विक्रम है, मेरा देवर है। पर वो आत्मा मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करती। तुझे मेरी मुक्ति नहीं चाहिए? क्या तू मुझे ऐसे ही भटकते हुए देखना चाहती है? और फिर वो अमावस की रात आई। सास ने शाम को मुझे दूध दिया था। पी ले, तांत्रिक बाबा ने दिया है, मन शांत रहेगा। दूध पीने के बाद मुझे नशा सा होने लगा। मेरा शरीर टूटने लगा। रात को विक्रम आया। इस बार वो रुकने के मूड में नहीं था। आज अंतिम विधि है कोमल। आज की रात अगर तूने मुझे अपना लिया तो मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा और तुझे तेरी कोख में मेरा अंश मिल जाएगा। मैं नशे में थी। मेरा विरोध करने का कोई बस नहीं चल रहा था। उस रात विक्रम ने मेरी हर हद पार कर दी। वो मुझे ऐसे नोच रहा था
जैसे कोई जानवर हो। वो बार बार मेरे कान में राकेश का नाम ले रहा था, पर उसका तरीका राकेश जैसा सौम्य नहीं था, वो वहशी था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो विक्रम जा चुका था। मेरे बदन पर पड़े नील के निशान मुझे उस रात की गवाही दे रहे थे। मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने देवर के साथ। 1 महीना बीत गया। मेरी माहवारी नहीं आई। मुझे उल्टियां होने लगी। सास में देखा और उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो डॉक्टर के पास ले गई। बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं, डॉक्टर ने कहा। मैं सन्न रह गई। मैं एक विधवा थी। ये विक्रम का बच्चा था। घर आकर मैं रोने लगी। अब क्या होगा? समाज मुझे मार डालेगा। सास ने मुझे चुप कराया। रो मत पगली, ये विक्रम का नहीं, राकेश का बच्चा है। भगवान का चमत्कार है। हम सबको यही कहेंगे कि राकेश के जाने से पहले तू गर्भवती थी। मुझे कुछ अजीब लगा। सास इतनी आसानी से कैसे मान गई? उसी शाम मैं सास के कमरे के बाहर से गुजर रही थी। अंदर विक्रम और सास बात कर रहे थे। मां, काम हो गया ना? विक्रम हंस रहा था। वो गर्भवती हो गई। हां बेटा, सास की आवाज आई। तूने बहुत अच्छा नाटक किया। अगर ये वारिस नहीं आता तो राकेश की सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाती। वसीयत में लिखा था कि अगर राकेश का खून वारिस नहीं बना तो हवेली हाथ से गई। पर मां, विक्रम बोला, भाभी को अभी भी लगता है कि मुझ में भैया की आत्मा आती है। बेचारी, उसे क्या पता कि भैया तो नामर्द थे। वो तो कभी बाप बन ही नहीं सकते थे। ये तो मेरा कमाल है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही नहीं, पाताल भी खिसक गया। धोखा, इतना बड़ा धोखा। राकेश की आत्मा नहीं थी, वो विक्रम का नाटक था। और मेरी सास, उसने अपनी ही बहू को अपने छोटे बेटे के बिस्तर पर परोस दिया, सिर्फ एक वारिस के लिए, सिर्फ इस हवेली को बचाने के लिए। उन्होंने मेरे पति की मौत का तमाशा बनाया और मुझे एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझ लिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि लगा अभी जाकर दोनों का गला घोट दूं। पर मैं रुक गई। अगर मैं अभी चिल्लाती तो वो मुझे पागल साबित कर देते या शायद मार डालते। मुझे दिमाग से काम लेना था। मुझे याद आया, विक्रम ने कहा था कि राकेश नामर्द थे, यानी उनकी मेडिकल रिपोर्ट कहीं तो होगी। मैं चुपचाप राकेश के पुराने बक्से को खंगालने लगी। बहुत ढूंढने के बाद मुझे पुरानी फाइलों के नीचे एक लिफाफा मिला। उसमें सिटी हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी। स्टेरिलिटी रिपोर्ट, राकेश कुमार। मेरे हाथ में उनका सच आ गया था। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी थी, किसी जमीनी विवाद पर। सारे बड़े बुजुर्ग, सरपंच और मेरी सास विक्रम भी वहां थे। मैं वहां पहुंच गई, सफेद साड़ी में, बाल खोले हुए। मुझे न्याय चाहिए, मैं चिल्लाई। पूरा गांव सन्न रह गया। विधवा बहू भरी पंचायत में। सास दौड़कर आई। अरे कलमुही, अंदर चल। क्यों इज्जत उछाल रही है? इज्जत तो आप दोनों ने बेच खाई माँ जी। मैंने हाथ झटक दिया। मैंने सरपंच के सामने वो रिपोर्ट रख दी। पंचो, ये मेरे स्वर्गीय पति की रिपोर्ट है। इसमें साफ लिखा है कि वो कभी पिता नहीं बन सकते थे। और आज मैं गर्भवती हूं। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। ये क्या कह रही है? इसका मतलब, इसका चक्कर। लोग मुझे गालियां देने लगे। विक्रम खुश हो रहा था। उसे लगा मैं खुद को फंसा रही हूं। तो ये बच्चा किसका है? सरपंच ने कड़क कर पूछा। मैंने विक्रम की तरफ उंगली उठाई। इसका, मेरे देवर का। विक्रम घबरा गया। ये झूठ बोल रही है, ये पागल हो गई है। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। वह हंसता नहीं है। मैं हंसी।
तो फिर मेरे पास सबूत है। मैंने अपनी जेब से अपना फोन निकाला। हाँ, मैंने उस रात विक्रम की बातों को दरवाजे के पीछे से रिकॉर्ड कर लिया था, जब वो सास से अपनी मर्दानगी की डींगे हाँक रहा था। मैंने माइक पर वो रिकॉर्डिंग चला दी। भाभी को अभी भी लगता है मुझ में भैया की आत्मा आती है। बेचारी, भैया तो नामर्द थे, ये तो मेरा कमाल है। पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा। सास का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम पसीने से नहा गया। मैंने कहा, इन्होंने जायदाद के लिए अंधविश्वास का नाटक रचा, मुझे नशा दिया और मेरे साथ गंदा खेल खेला, सिर्फ एक वारिस के लिए। ये दोनों मां बेटे नहीं, सौदागर है। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। जिस देवी जैसी सास और सीधे सादे देवर की वो इज्जत करते थे, उनका असली चेहरा शैतान का था। सरपंच ने हुक्म दिया, पुलिस बुलाई गई। विक्रम को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। सास को भी साजिश में शामिल होने के लिए ले जाया गया। हवेली खाली हो गई। मैं अकेली रह गई, उस बच्चे के साथ जो मेरी कोख में था। लोग कहते थे, इस पाप को गिरा दे, पर मैंने उस बच्चे को जन्म दिया। वो विक्रम का खून था, पर मेरी कोख का भी था। मैंने उसे विक्रम जैसा नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने की कसम खाई। मैंने उस हवेली को बेच दिया। मुझे उस नर्क में नहीं रहना था। मैंने शहर जाकर अपनी नई दुनिया बसाई। आज मैं अपने दम पर कमाती हूं। दोस्तों, अंधविश्वास एक ऐसा जहर है जो पढ़े लिखे लोगों को भी अंधा कर देता है। मेरी गलती ये थी कि मैंने अपनी बुद्धि से ज्यादा अपनी भावनाओं पर भरोसा किया, पर अंत में मैंने अपनी लड़ाई लड़ी और जीती। अगर आपको मेरी ये हिम्मत पसंद आई हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।